उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे समस्त अभ्यर्थियों को मैं आलोक कुमार दृष्टि टीम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस सेशन में हमने प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ विशेष में भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक का एक विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत किया था ताकि आप प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ विशेष में अध्ययन की रणनीति और योजना को निर्मित करने के लिए और पाठ्यक्रम के डिफरेंट सेक्शन में जो टॉपिक और सब टॉपिक विद्यमान हैं उसकी आवश्यकताओं को समझ सकें, उसका सही विश्लेषण आप प्रस्तुत कर सकें ताकि आप अपनी एक बेहतर अध्ययन की योजना को विकसित कर सकें। आज की कक्षा में महत्वपूर्ण रूपों में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा के विशेष संदर्भ में प्रश्न पत्र 2 या पेपर 2 का एक विश्लेषण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस अर्थात अभिशासन से संबंधित विभिन्न प्रकार के मुद्दों को किस प्रकार तैयार करने की आवश्यकता है, उसकी रणनीति और योजना क्या होनी चाहिए, इसको विकसित करने के लिए सबसे पहले इसमें विद्यमान डिफरेंट टॉपिक्स और उसकी आवश्यकताओं को हम रेखांकित करें ताकि हम अध्ययन की बेहतर रणनीति और योजना को विकसित कर पाने की दिशा में आगे बढ़ सकें। डियर फ्रेंड्स, पाठ्यक्रम को सही प्रकार से विश्लेषित करने के माध्यम से आप परीक्षा की आवश्यकताओं को बेहतर रूप में समझ पाने में सक्षम हो पाते हैं। आप इस बात को समझने में सक्षम हो जाते हैं कि आयोग की आवश्यकता क्या है, और जब पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों के अध्ययन के आधार पर हम इस सिलेबस को एनालाइज करते हैं तब हमें यह पता चलता है कि वह विशेष दिशा क्या होनी चाहिए। इस पाठ्यक्रम में जो विभिन्न टॉपिक्स और सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, इसको तैयार करते हुए हमारी विशेष दिशा क्या होनी चाहिए। हमारे विश्लेषण या हमारे लेखन क्षमता के अंतर्गत किस प्रकार की क्षमता की मांग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कर रहा है, इसके संबंध में हमें जानकारी प्राप्त हो पाती है। प्रिय छात्रों, सामान्य अध्ययन पेपर 2 के अंतर्गत जो पहला सेगमेंट आपके सामने है वह भारतीय राजनीति का संवैधानिक ढांचा। आप जानते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था मुख्यतः दो चीजों पर निर्भर करती है। राज्य व्यवस्था में दो चीजें होती हैं, एक तो संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर राज्य व्यवस्था का यह संवैधानिक प्रावधान है या संवैधानिक ढांचा है, जिसके आधार पर राज्य व्यवस्था को कार्य करना होता है। इसकी जो वर्किंग और फंक्शनिंग है वह वस्तुतः संवैधानिक ढांचा पर निर्भर करता है, जिसकी परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान लेखन के माध्यम से किया है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, राज्य व्यवस्था का संचालन सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों या संविधान में परिकल्पित ढांचा के आधार पर ही नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के संदर्भ विशेष में होता है जिन परिस्थितियों से, जिन कठिनाइयों से, जिन चुनौतियों से राज्य व्यवस्था को दो चार होना होता है दिन प्रतिदिन। उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में बात करते हुए यदि मैं बातचीत करूं कि उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा की समस्या,
नदी, पहाड़, पर्वत, झील, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी प्रणाली को संतुलित बनाए जाने की चुनौती, बाह्य आक्रमण, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर विद्यमान खतरे, आतंकवाद, नक्सलवाद, अर्थात जिन परिस्थितियों का सामना बाह्य रूपों में और आंतरिक रूपों में राजनीतिक व्यवस्था कर रही है, या राजनीतिक प्रशासनिक स्तर पर जो भ्रष्टाचार विद्यमान है, वह भी हमारी एक आंतरिक चुनौती के रूप में है, हमारी एक आंतरिक समस्या के रूप में है। अर्थात मैं सीधे सीधे यह कहना चाहता हूं कि राजनीतिक व्यवस्था का संचालन सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों या संवैधानिक ढांचों के आधार पर ही नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के आधार पर भी किया जाता है जिन परिस्थितियों का सामना राज्य व्यवस्था दिन प्रतिदिन कर रहा होता है। वस्तुतः इन दोनों के बीच एक अंतर होता है, एक गैप होता है। संवैधानिक प्रावधान या संवैधानिक ढांचा जिसकी परिकल्पना संविधान निर्माताओं ने की है, उससे काफी भिन्न परिस्थितियों का सामना भी राज्य व्यवस्था कर रही होती है, और यही संवैधानिक ढांचा और परिस्थितियों के बीच एक अंतराल या गैप्स को उत्पन्न करता है, और यही हमारी वैसी महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं जिनसे हमें दो चार होना होता है। तो सबसे पहले भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए उसके संवैधानिक ढांचे को समझना आवश्यक है। इसके अंतर्गत भारत में जो संवैधानिक विकास की एक बृहत्तर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जिसे ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ब्रिटिश संसदीय अधिनियमों के माध्यम से समझा जा सकता है, उसका अध्ययन आपको करना है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति के समय विद्यमान भारत की चुनौतियों, कठिनाइयों का सामना करने के लिए या विभिन्न विचारधाराओं, विभिन्न वर्गों, संप्रदायों, समूहों, संस्कृतियों, भाषाओं के लोगों के बीच एक समायोजन को लाने के लिए उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार किया और कैसे उन्होंने इन सभी के बीच समन्वय को स्थापित किया, संतुलन को स्थापित किया। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा या भारत किन प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही थी, इन सभी को भी यहां पर समझने की आवश्यकता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान की उद्देशिका है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जो भारतीय संविधान के उन महत्वपूर्ण आदर्शों, मूल्यों, वो भारतीय संविधान के दर्शन को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति का निर्धारण करते हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का भी निर्धारण करते हैं। इनके माध्यम से हम भारतीय संविधान के उन महत्वपूर्ण आदर्शों, मूल्यों, सिद्धांतों और दर्शन को समझ पाते हैं और बेहतर प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था में उसके महत्व का प्रतिपादन कर पाते हैं। डियर फ्रेंड्स, मुख्य परीक्षा के संदर्भ विशेष में जब हम उद्देशिका को पढ़ते हैं या भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं, तो हमें यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। मुख्य परीक्षा के संदर्भ विशेष में हमारा अप्रोच यह होता है कि जब भी हम अपना उत्तर लेखन करें तो हमें यह विश्लेषित करने का प्रयास करना चाहिए कि यदि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाए तो उसके पीछे तर्क क्या है, और यदि इसे संविधान का भाग नहीं माना जाए तो इसके पीछे के तर्क क्या है। इन दोनों के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण क्या हो सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जो विवाद हैं, उन विवादों पर बेरुबारी केस में और केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण क्या रहा, सर्वोच्च न्यायालय का तर्क क्या रहा। प्रस्तावना की संशोधनीयता के प्रश्न पर भी विचार करने की आवश्यकता है।
साथ ही साथ हमें यह भी जानने का प्रयास करना चाहिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी क्यों कहा जाता है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है। इसे समझते हुए ही हम इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर लेखन बेहतर दृष्टिकोण के साथ कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम उच्च अंक प्राप्ति को सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए पाठ्यक्रम के दूसरे भाग में चलते हैं। इन सभी का अध्ययन करने के माध्यम से आप भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं को समझ पाने में सक्षम होंगे। भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं भी भारतीय संविधान के उन मूलभूत सिद्धांतों, आदर्शों, मूल्यों को स्पष्ट करने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है और इसके माध्यम से ही हम भारतीय संविधान की प्रकृति व महत्व का निर्धारण कर पाएंगे। और जब हम भारतीय संविधान की प्रकृति और महत्व का निर्धारण कर पाएंगे, तभी हम इस बात को समझ पाएंगे कि आखिर 1973 में केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों आधारभूत ढांचे के सिद्धांत या विवक्षित एवं अंतर्निहित सीमाओं के सिद्धांत का प्रतिपादन आखिर क्यों किया। उसकी जो पृष्ठभूमि है, जैसे कई बार न्यायपालिका के निर्णयों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह लगता है कि किसी केस में न्यायपालिका ने यह निर्णय दिया, अलग जज रहा होगा, अलग प्रकार का डिसीजन दे दिया। फिर बाद में कोई केस हुआ, अलग प्रकार के जज रहे होंगे, अलग प्रकार के डिसीजन दे दिए गए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। बेहतर विश्लेषण को विकसित करने के लिए और अपने संतुलित दृष्टिकोण के विकास के लिए आपको यह समझना है कि संविधान एक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है और उस व्यवस्था में संविधान की व्याख्या का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है और संविधान की व्याख्या के क्रम में सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है और उन सिद्धांतों और उन तर्कों के दायरे में ही रहकर सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न प्रकार के मामलों में विभिन्न प्रकार के निर्णयों को देता है। इसके बाद भारतीय संविधान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार है। सामान्य तौर पर मैंने इस दृष्टिकोण को देखा है कि छात्र मौलिक अधिकार वाले टॉपिक को पढ़ने के क्रम में सीधे सीधे अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में विद्यमान विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकारों को पढ़ते हैं, लेकिन वे इस बात का विश्लेषण नहीं कर पाते हैं कि अधिकार की अवधारणा क्या है, अधिकार के अर्थ क्या है, अधिकारों के विभिन्न प्रकार क्या हैं। मौलिक अधिकार की संकल्पना, वैधानिक अधिकार की संकल्पना, नागरिक अधिकार की संकल्पना, राजनीतिक व आर्थिक अधिकार की संकल्पना तथा मानव व प्राकृतिक अधिकार की संकल्पना में मूलभूत अंतर क्यों विद्यमान है और किस कारण से भारतीय संविधान निर्माताओं ने मानव अधिकार या प्राकृतिक अधिकार की तुलना में मौलिक अधिकार की संकल्पना को अपनाया। साथ ही साथ मौलिक अधिकार के प्रकृति का निर्धारण, मौलिक अधिकार की विशेषताओं का निर्धारण और साथ ही साथ इसके अंतर्गत इस बात को समझा जाना कि संविधान के लागू होने के पश्चात अर्थात आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आखिर किस प्रकार वर्तमान तक विभिन्न व्याख्याओं के माध्यम से मौलिक अधिकार के क्षेत्र का विस्तार हुआ है, मौलिक अधिकारों के क्षेत्र अधिक व्यापक हुए हैं और विभिन्न प्रकार के अधिकारों को मौलिक अधिकार के अंतर्गत समाहित करने के दृष्टिकोण का परिचय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। साथ ही साथ संसद ने भी समय समय पर विभिन्न मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार के टॉपिक्स में शामिल करने पर बल दिया है। अर्थात मौलिक अधिकारों की प्रकृति गतिशील प्रकार की है। मौलिक अधिकारों का महत्व संविधान के लागू होने के पश्चात से लेकर अब तक में लगातार बढ़ रहा है, लगातार उसका जो क्षेत्र है वह व्यापक हो रहा है।
इसलिए मौलिक अधिकार को अस्थैतिक और जड़ स्टैटिक नहीं मानते हुए उसके गतिशील स्वरूप को यदि आप समझते हैं तो आप बेहतर विश्लेषण की ओर बढ़ेंगे और निश्चय ही मेरा पूरा विश्वास है कि आप बेहतर अंक प्राप्ति को सुनिश्चित कर पाएंगे और सिर्फ परीक्षा में सफल ही नहीं होंगे बल्कि आप परीक्षा में एक बेहतर रैंक पर सिलेक्ट हो पाने में भी सफल और सक्षम बन पाएंगे। दोस्तों, सामान्य तौर पर विभिन्न लोकतांत्रिक राज्यों के द्वारा मौलिक अधिकार की संकल्पना को तो स्वीकार किया गया है, लेकिन मौलिक कर्तव्य की संकल्पना को स्वीकार नहीं किया गया है। आखिर किन परिस्थितियों में? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य की संकल्पना को भी जोड़ा गया। कौन सी वो ऐसी परिस्थितियां थी, कौन से ऐसे कारक थे और किस प्रकार मौलिक कर्तव्य की संकल्पना ने मौलिक अधिकार की संकल्पना को पूर्ण बनाने में, संतुलित बनाने में, अनुशासित बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, इस बात को भी हम समझ पाएंगे। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में एक लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को अपनाया और लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना दो महत्वपूर्ण आधार स्तंभों पर टिकी हुई होती है। एक आधार स्तंभ जहां मौलिक अधिकार होते हैं, वहीं दूसरा आधार स्तंभ नीति निर्देशक तत्व होते हैं। अर्थात नीति निर्देशक तत्व जो सामाजिक आर्थिक विकास व कल्याण के दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं, वह अधिकारों के साथ जुड़कर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को भारत में सुशासन या गुड गवर्नेंस या राम राज्य को स्थापित करने की एक पहल के रूप में भी देखा जा सकता है। साथ ही साथ भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत एक समाजवादी राज्य के तत्व को स्थापित करने के एक माध्यम के रूप में भी समझा जा सकता है, जो सामाजिक आर्थिक समानता और न्याय को राजव्यवस्था के मूलभूत तत्व के रूप में स्थापित करता है। इस प्रकार के दृष्टिकोण के माध्यम से आप मुख्य परीक्षा के संदर्भ विशेष में एक बेहतर पहल कर सकते हैं, एक बेहतर प्रयास कर सकते हैं और इस तरह की समझ ही, इस तरह का विश्लेषण ही आपको दूसरे अभ्यर्थियों की तुलना में थोड़ा अलग बनाएगा और निश्चित तौर पर आपको सफलता की दिशा में अग्रसर भी कर पाएगा। साथियों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप को समझने के लिए न सिर्फ आपको संघात्मक राज्य व्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं को समझना चाहिए, केंद्र राज्य संबंधों को समझना चाहिए, विश्व के अन्य संघीय व्यवस्था और भारतीय संघीय व्यवस्था में अंतर के तत्वों को समझना चाहिए। साथ ही साथ संसदीय शासन पद्धति की मूलभूत विशेषताओं को भी इसमें शामिल करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था संघीय शासन व्यवस्था और संसदात्मक शासन व्यवस्था का मिश्रण है। यहां पर इस टॉपिक में हम लोग भारत की जो संघीय विशेषताएं हैं, भारत का जो संघीय ढांचा है, उसको समझने का प्रयास करेंगे और उसके आधार पर संघ राज्य संबंध को समझने का प्रयास करेंगे। यदि वर्तमान संदर्भ विशेष में बात किया जाए तो हम इस बात पर भी बल देंगे कि आखिर 1990 के दशक से लेकर वर्तमान तक भारतीय संघीय ढांचे के अंतर्गत किन कारकों की मदद से और किन परिस्थितियों के कारण भारतीय संघीय व्यवस्था सहयोगी संघवाद की ओर बढ़ रहा है, प्रतिस्पर्धी संघवाद की ओर बढ़ रहा है। अर्थात भारतीय संघवाद के एक नवीनतम आयाम के अंतर्गत वर्तमान में सहयोगी संघवाद की अवधारणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया का जो कॉन्सेप्ट दिया है, वह भी सहयोगी संघवाद की अवधारणा को ही आगे बढ़ा रहा है। आखिर किस कारणों की वजह से अधिकांश पाश्चात्य विद्वान भारतीय संघीय व्यवस्था की आलोचना करते हैं और उन्हें संघीय कम और एकात्मक अधिक कहते हैं या उन्हें अर्ध संघीय कहते हैं?
एक संतुलित निष्कर्ष को स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए आप इस बात को समझ पाएंगे कि भारत की संघीय संरचना एक विशिष्ट संघीय संरचना का प्रतिपादन करता है। यूनियन शब्द भी उसी विशिष्ट स्थिति को अभिव्यक्त करता है। उस विशिष्ट स्थिति को न सिर्फ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 बल्कि भारत में अनुसूची 7 के अंतर्गत केंद्र राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के माध्यम से भी समझ सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंतर्गत अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, 5वीं और 6वीं अनुसूची को जोड़कर और केंद्र शासित प्रदेश की अवधारणा को भी इसमें समाहित कर आप इस बात का विश्लेषण कर सकते हैं कि भारतीय संघीय संरचना विश्व के अन्य देशों की संघीय संरचना की तुलना में थोड़ा भिन्न क्यों है और यह ज्यादा बेहतर अवधारणा पर आधारित क्यों है। साथ ही साथ मैंने जैसा कि कहा ही था कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति और स्वरूप के अंतर्गत संसदीय प्रणाली को समझना, उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को समझना, साथ ही साथ मूलभूत रूप में आपको यह समझने की भी आवश्यकता है कि यद्यपि भारत ने संसदीय शासन की पद्धति ब्रिटेन से अपनाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था और भारतीय संसदीय व्यवस्था में क्या मूलभूत अंतर है। इस प्रकार से आप भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में एक ऐसी अंतर्दृष्टि और विश्लेषणात्मक क्षमता को विकसित कर पाने में सक्षम हो पाएंगे जिससे कि आप बेहतर प्रकार के विश्लेषण को विकसित कर पाएंगे और स्वाभाविक रूप में ऐसे विश्लेषण के आधार पर ही आप बेहतर अंक प्राप्ति को भी सुनिश्चित कर पाएंगे। आइए इसके नेक्स्ट डायमेंशन को देखते हुए एक संवैधानिक निकाय करके एक टॉपिक दिया हुआ है। संवैधानिक निकाय अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंतर्गत आपको निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ या राज्य लोक सेवा आयोग इत्यादि के विषय में पढ़ना है। वस्तुतः सामान्य तौर पर सरकार के 3 अंगों का वर्णन किया गया है, कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका। लेकिन एक तरफ जहां पंचायती राज भारत की संघीय व्यवस्था को एक विशेष दिशा दे रहा है, उसी प्रकार से भारत में अन्य संवैधानिक निकाय सरकार की चौथी भुजा के रूप में, देखिए सरकार या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस को माना जाता है, लेकिन सरकार का चौथा अंग भारत के संदर्भ में अन्य संवैधानिक निकायों को माना जाता है। तो अन्य संवैधानिक निकाय भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था को किस प्रकार एक विशेष दिशा दे रहे हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, उसका महत्व क्या है, इसका विश्लेषण और इसके विश्लेषणात्मक क्षमता को विकसित करना आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहेगा। न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है और संघीय शासन की अवधारणा के अंतर्गत स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा संघीय शासन और संघीय ढांचे को सुरक्षित रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके गठन को आप समझें, इसकी भूमिका को आप समझें, न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता की जो नवीन अवधारणा विकसित हुई है उसके अंतर्गत आपको यह समझने की जरूरत है कि परंपरागत आंग्ल न्याय की अवधारणा क्या है और आधुनिक अमेरिकी न्याय की अवधारणा क्या है। जनहित याचिका की संकल्पना के माध्यम से कैसे भारत ने न्याय के अंतर्गत प्रतिनिधित्व के लोकतांत्रिक सिद्धांत को स्वीकार किया और न्यायिक प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सिटीजन सेंट्रिक बनाने का प्रयास किया गया है, नागरिक मित्र बनाने का प्रयास किया गया है। इसके माध्यम से कैसे लोगों के अधिकार, प्रतिष्ठा, गरिमा व विकास की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया गया है। इस तरह का विश्लेषण निश्चित तौर पर आपको दूसरे अभ्यर्थियों की तुलना में एक एज प्रदान करेगा। संविधान संशोधन की पद्धति को समझना, इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों को समझना
हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही इस टॉपिक में इस आवश्यकता को भी यह उत्पन्न करता है कि संविधान निर्माताओं ने संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्तमान की आवश्यकताओं को समायोजित करने और भारतीय राज्य व्यवस्था को अधिक समसामयिक बनाने के लिए जो संविधान संशोधन के दृष्टिकोण को अपनाया और वर्तमान में संविधान समीक्षा का जो दृष्टिकोण है वह किस प्रकार से संविधान संशोधन की तुलना में कहीं अधिक व्यापक, सकारात्मक और बृहत्तर दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है और 70 वर्षों के संवैधानिक शासन के अंतर्गत भारत में वर्तमान में किस प्रकार से संवैधानिक परिवर्तन की आवश्यकता को रेखांकित किया जा सकता है, संवैधानिक परिवर्तन की क्या आवश्यकता है, उन सभी बातों को यहां पर इस टॉपिक के अंतर्गत यदि आप अपने एनालिसिस में शामिल करते हैं तो आप बेहतर दृष्टिकोण से अपने उच्च स्तरीय दृष्टिकोण और विश्लेषणात्मक क्षमता को भी विकसित कर पाएंगे। आइए इसके पश्चात भारतीय राजनीति के कुछ अन्य आयामों के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका का तुलनात्मक वर्णन और विश्लेषण यहां पर आपको करना चाहिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल के शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन आपको एक नवीन दृष्टि देगा। साथ ही साथ संघीय कार्यपालिका या राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत यदि हम औपचारिक कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति या राज्यपाल को देखते हैं, उनके शक्तियों की तुलना करते हैं, तो उसके आधार पर आप बेहतर प्रकार से राष्ट्रपति की भूमिका, राष्ट्रपति के कार्य, राष्ट्रपति के महत्व को समझ पाएंगे। साथ ही साथ राज्यपाल की भूमिका, राज्यपाल के कार्य और महत्व को भी समझ पाएंगे। इसके अंतर्गत आपको यह भी ध्यान देना है कि किस प्रकार राज्यपाल के पद के संबंध में विभिन्न प्रकार के विवाद भारतीय राज्य व्यवस्था में उठते रहे हैं और विभिन्न समितियों या आयोगों के रिकमेंडेशंस के माध्यम से राज्यपाल के पद के संबंध में क्या अनुशंसाएं की गई हैं और उन अनुशंसाओं के साथ साथ आप यह भी जानने का प्रयास करें कि सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में राज्यपाल के पद से संबंधित विवादों के समाधान के लिए कौन सी व्यवस्था या किस प्रकार के मार्गदर्शक सिद्धांतों का निर्धारण किया है और वर्तमान में केंद्र राज्य संबंधों में एक संतुलन को स्थापित करने पर बल दिया गया है। इस बात को आप समझ पाएंगे और यहां से संबंधित प्रश्नों को बेहतर प्रकार से आप लिख पाएंगे। इसी प्रकार संसद और राज्य विधानमंडल जो विधायिका के एक अंग के रूप में है, इसके तुलनात्मक वर्णन और विश्लेषण के माध्यम से आप विधायिका की भूमिका को समझ पाएंगे, विधायिका के महत्व को समझ पाएंगे, विधायिका की सीमाओं को समझ पाएंगे, वर्तमान में विधायिका में आए पतन को समझ पाएंगे। जैसे संसदीय पतन की अवधारणा का बेहतर विश्लेषण आप कर पाएं, इसके लिए आपको यह जानने की जरूरत है कि भारतीय संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत किन कारणों की वजह से, किन परिस्थितियों की वजह से संसदीय महत्व या संसदीय गरिमा में पतन आ रहा है। राज्यसभा की विशेष भूमिका क्या है, राज्यसभा की गैर संघीय भूमिका क्या है, क्या राज्यसभा के शक्तियों का वर्णन और विश्लेषण करते हुए आप यह समझते हैं कि राज्यसभा ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह द्वितीय सदन ना होकर या द्वितीयक सदन ना होकर एक सक्रिय सदन के रूप में है, एक एक्टिव हाउस के रूप में है।
ना कि यह एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह एक सेकेंडरी हाउस है, अर्थात द्वितीयक सदन है। इस प्रकार का वर्णन और विश्लेषण स्पष्टतः आपके विश्लेषण में एक धार, एक ओज और एक तेज का समावेश करेगा, जिसके आधार पर निश्चित तौर पर मुख्य परीक्षा में आप बेहतर कर पाएंगे। साथियों, आपको यह भी समझना चाहिए कि संसद की विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं क्या हैं, विशेष करके संसद की न्यायिक भूमिका क्या है, संसद की विधायिका संबंधी भूमिका को आप समझते हैं, संसद के सरकार के गठन संबंधी भूमिकाओं को भी आप समझते हैं, संसद के सरकार पर नियंत्रण करने संबंधी भूमिका को भी आप समझते हैं, संसद की वित्तीय भूमिका को भी आप समझते हैं, संसद के निर्वाचन संबंधी भूमिका को भी समझते हैं। लेकिन इसके साथ साथ नेतृत्व के विकास में, राष्ट्रीय दृष्टिकोण के विकास में, राष्ट्रीय समन्वय के विकास में, विभिन्न प्रकार के सूचनाओं को प्रदान किए जाने के अंतर्गत संसद की नवीन भूमिका क्या हो सकती है। इसी तरह से संसद किस प्रकार राज्य या सरकार पर अपना नियंत्रण स्थापित करती है, संसदीय नियंत्रण की सीमाएं क्या हैं, क्या भारत में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को ब्रिटेन की भांति अपनाया गया है, यदि हां तो किस सीमा तक, यदि नहीं तो किस सीमा तक, और क्या मूलभूत सिद्धांत हैं, क्या मूलभूत विश्लेषण है इस संदर्भ में। साथ ही साथ संसदीय सीमाओं को समाप्त करने में संसदीय समितियों की क्या भूमिका है, संसदीय समितियों ने किस प्रकार संसदीय नियंत्रण को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, संसदीय समितियों की भूमिका की सीमाएं क्या हैं, उसका महत्व क्या है। इस प्रकार से आप एक बेहतर दृष्टिकोण और बेहतर विश्लेषण को विकसित कर निश्चय ही आप अपने अध्ययन की रणनीति और योजना में एक सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत कर सकते हैं और सफलता की ओर सरलता से अग्रसर हो सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में चुनाव प्रणाली अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में चुनाव की प्रणाली को स्थापित करने में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसका महत्व क्या है, इसको समझना है। चुनाव की प्रणाली के अंतर्गत नौकरशाही की भूमिका क्या है, राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है, मीडिया की भूमिका क्या है, चुनाव सुधार से संबंधित मुद्दे क्या हैं, वर्तमान में भारत किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना चुनावी राजनीति के अंतर्गत कर रहा है, चुनावी प्रक्रियाओं के अंतर्गत कर रहा है, इसमें किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है, अभी तक क्या सुधार किए गए हैं, इन सभी को बेहतर रूप में समझने की आवश्यकता है। चुनाव की प्रक्रिया के अंतर्गत ही राजनीतिक दल की भूमिका, दबाव समूह की भूमिका, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका, सकारात्मक भूमिका, नकारात्मक भूमिका, संतुलित दृष्टिकोण इत्यादि को समझने की आवश्यकता है। साथ ही साथ भारतीय राजनीति और प्रशासन की जवाबदेहिता अर्थात अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करने में संसद क्या भूमिका निभाती है, कार्यपालिका क्या भूमिका निभाती है, न्यायपालिका क्या भूमिका निभाती है, और साथ ही साथ लोकपाल, लोकायुक्त, मीडिया, दबाव समूह या सभ्य समाज या सिविल सोसाइटी या गैर सरकारी संगठन एनजीओज क्या भूमिका निभाते हैं, जनता की भागीदारी क्या है, इन सभी को समझने की आवश्यकता है, इनकी भूमिका को समझने की आवश्यकता है, इनके महत्व को समझने की आवश्यकता है, इनकी सीमाओं को समझने की आवश्यकता है। नागरिक और प्रशासन टॉपिक के अंतर्गत नागरिकों की शिकायतों के निवारण के संस्थान क्या हैं और तंत्र क्या है, विभिन्न नागरिक मंच क्या हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग की क्या भूमिका है, लोकपाल और लोकायुक्त की क्या भूमिका है, इसे भी
समझने का प्रयास हमें करना होगा। इससे संबंधित संरचनाएं क्या हैं, प्रक्रियाएं क्या हैं, इनकी भूमिका क्या है, इनका महत्व क्या है, इनकी सीमाएं क्या हैं, आलोचनाएं क्या हैं, इन सभी चीजों से अवगत होना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि सिद्धांत के साथ साथ आप राजनीति और प्रशासन की उन व्यवहारिक वास्तविकताओं से अवगत हो सके। क्योंकि राजनीति और प्रशासन में जिन समस्याओं से हम दो चार हो रहे हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए ही इनकी स्थापना की गई है। आगे और क्या किया जा सकता है? नागरिक और प्रशासन को मित्र के रूप में कैसे स्थापित किया जा सकता है? इस संदर्भ में प्रेस की भूमिका क्या हो सकती है, मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है, नीति निर्माण पर इनका क्या प्रभाव है, जनमत के निर्माण और विकास पर इसका क्या प्रभाव है, लोगों के शिक्षण और प्रशिक्षण पर इसका क्या भूमिका है, भारतीय प्रेस परिषद की क्या भूमिका है, इन सभी को एनालाइज करने की आवश्यकता है। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में अपने दृष्टिकोण को आप विकसित कर सकें, इसके लिए भारतीय प्रशासनिक प्रणाली का मूल्यांकन और प्रगति आपको करना होगा। हमें यह देखना होगा कि एंशिएंट पीरियड से ही भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, मध्यकाल में इसमें कौन से नए आयाम और पहलू जुड़े, ब्रिटिश शासन काल में इसमें कौन कौन सी विशेष संरचनाएं विकसित हुई हैं। चूंकि भारतीय प्रशासन की जो वर्तमान संरचनाएं हैं या व्यवस्था है, वह मूलतः ब्रिटिश शासन काल में विकसित हुआ है। इसलिए भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को सही तरीके से विश्लेषित करने में ब्रिटिश कालीन या ब्रिटिश विरासत के योगदान, उसकी भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन आपको करना होगा। और वर्तमान में जो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था है, तभी आप उसको समझ पाने की दृष्टि का विकास कर पाएंगे। और वर्तमान में प्रशासनिक व्यवस्था स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक किन समस्याओं का सामना कर रही है, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सहित विभिन्न आयोगों और समितियों ने भारतीय प्रशासन में सुधार करने के लिए किस प्रकार की अनुशंसाएं की हैं, वर्तमान में क्या आवश्यकताएं हैं। जब इन्हें आप समझेंगे, तभी आप इसका सही मूल्यांकन कर पाएंगे और विभिन्न प्रकार के सुझाव दे पाने में सक्षम भी हो पाएंगे। संघ सरकार के स्तर पर मंत्रिमंडल सचिवालय की भूमिका, केंद्रीय सचिवालय की भूमिका, प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका, और राज्य स्तर पर राज्य सचिवालय की भूमिका, निदेशालय की भूमिका। सचिवालय और निदेशालय के बीच के विवाद को समझना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नए राज्यों के गठन की जो मांग की जा रही है, उसके पक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं, विपक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं, नए राज्य के गठन का आधार क्या हो, इस पूरी समस्या का क्या समाधान आप देखते हैं, इसका भी विश्लेषण या विवेचन आपको करना चाहिए। इसके पश्चात, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि राज्य सरकार के स्तर पर राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, विभाग, निदेशालय, बोर्ड, निगम और आयोग की संरचना को समझने का प्रयास करना है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों या अन्य विनिर्दिष्ट राज्यों या क्षेत्रों का प्रशासन जो 5वीं और 6वीं अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है, आर्टिकल 239 और 5वीं 6वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ शासित प्रदेश तथा जनजातीय व अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के किस विकल्प या मॉडल पर हम लोग काम कर रहे हैं, इसको समझना है। सिविल सेवा, भारत में जो सिविल सेवाएं हैं उसके प्रकार क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, भूमिका क्या है, मुख्य रूप से भूमिका को समझना है, परिवर्तित होती हुई भूमिका को समझना है, किस प्रकार की समस्याओं का सामना सिविल सेवाएं कर रही हैं, इसको समझना है, क्या सुधार किया जा सकता है ताकि उसका कार्य निष्पादन और भी बेहतर हो और बेहतर कार्य मूल्यांकन व कार्य संस्कृति के विकास की दिशा में हम आगे बढ़ सकें। इन सभी चीजों को अपने विश्लेषण में हम शामिल करेंगे। साथ ही साथ जिला प्रशासन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जिला प्रशासन की परिवर्तित होती भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे। जिला प्रशासन के संबंध में आईएएस और आईपीएस के बीच विवाद को समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य और विशेषज्ञ विवाद को समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ स्थानीय स्वशासन,
यहां पे लेते हैं प्रशासनिक अधिनिर्णय, अर्थात विभिन्न विभागों या प्रशासनिक स्तर पर विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित किए गए हैं, उसकी व्यवस्था क्या है, उसका प्रशासन क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, और यह किस प्रकार न्यायिक प्रणाली में एक समसामयिक न्यायिक सुधार के रूप में न्याय को प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण भी करते हैं और इसे तीव्र भी बनाते हैं। इस पूरी बात को हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से लोक अदालत, परिवार अदालत, उपभोक्ता अदालत, फास्ट ट्रैक कोर्ट, ग्रामीण न्यायालय, मोबाइल कोर्ट इत्यादि को न्यायिक सुधार के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में इसके महत्व, इसकी भूमिका व इसकी सीमाओं को समझने का प्रयास। विधि संबंधी जो जागरूकता अभियान है, नालसा इत्यादि को समझने की जरूरत है, ताकि हम इस बात को समझ पाएं कि आर्टिकल 39A जो समान न्याय व तीव्र न्यायिक जांच के मौलिक अधिकार को भी न्यायिक निर्णय के माध्यम से स्पष्ट करता है, वह किस प्रकार से एक जागरूकता भारत में स्पष्ट करता है। भारत में जो प्रशासनिक सुधार अभी तक किए गए हैं उसको शामिल करना है, उसके जो महत्वपूर्ण डायमेंशंस हैं उसको समझना है, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि स्थानीय स्वशासन के एक तंत्र के रूप में, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के एक साधन के रूप में पंचायत और नगर पालिका के दर्शन को हम समझ पाएं, उसकी व्यवस्था को हम समझ पाएं और उसकी विशेषताओं को हम समझ पाएं, उसकी भूमिका को समझ पाएं, उसके महत्व को समझ पाएं और उसकी सीमाओं को भी हम समझ पाएं, ताकि मुख्य परीक्षा के स्तर पर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका बेहतर दृष्टिकोण के आधार पर उत्तर संतुलित रूप में विकसित किया जा सके। विकास प्रशासन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इस आवश्यकता को उत्पन्न करता है कि हमें यह समझना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में प्रशासनिक विकास की क्या आवश्यकता है, ताकि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था विकास प्रशासन का बेहतर प्रबंधन कर सके और विकास की आवश्यकताओं का समुचित समेकन भी कर सके, उसे पूरा भी कर सके। तो प्रशासनिक विकास के साथ साथ विकास प्रशासन के जो बदलते हुए आयाम हैं, जो प्रशासन के दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, उसके विभिन्न आयामों को समझने का प्रयास आपके विश्लेषण को एक बेहतर दिशा दे सकता है। इसी के साथ साथ स्थानीय शासन 73वां और 74वां संविधान संशोधन की महत्वपूर्ण विशेषताओं को समझना है। भारत में शहरी, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाओं के स्वरूप को समझना है। शहरी, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थानों के वित्त पोषण के साधन क्या हैं, इसमें सीमाएं क्या हैं, आज भी किस दिशा में सुधार की आवश्यकता है, उन्हें रेखांकित करने की आवश्यकता बनेगी। राज्य वित्त आयोग और चुनाव आयोग, जिसकी स्थापना वस्तुतः 73वें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही किया गया है, वह राज्य स्तर पर किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के समस्याओं के समाधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, उसको समझना है। विकेंद्रीकृत आयोजन या डिसेंट्रलाइज्ड प्लान, वर्तमान में केंद्रीयकृत नियोजन के स्थान पर विकेंद्रीकृत नियोजन, या हम ये कहें कि आदेश नियोजन जो पहले था, जो जिसे हम केंद्रीयकृत नियोजन भी कहते हैं, उसके स्थान पर परिप्रेक्ष्य नियोजन या संकेतात्मक नियोजन या खंड स्तरीय नियोजन या ब्लॉक लेवल प्लानिंग या विलेज लेवल प्लानिंग की दिशा में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। डिवॉल्यूशन ऑफ पावर, अर्थात शक्तियों के विकेंद्रीकरण के माध्यम से जनता की सहभागिता और जनता के सशक्तिकरण की दिशा में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और विकास के पथ पर हम द्रुत गति से कैसे आगे बढ़ सकते हैं इस नवीन मॉडल के साथ। इन सभी बातों को आपको समझना रहेगा। भारत में लोक प्रबंधन अर्थात पब्लिक मैनेजमेंट इन इंडिया के अंतर्गत आपको
रेगुलेटरी गवर्नेंस को समझने का प्रयास करना है। भारत में जो विभिन्न प्रकार के रेगुलेटरी बॉडीज काम कर रहे हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों के प्रशासन, नियमन और विनियमन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वह किस प्रकार से भारत में शासन के संबंध में एक नवीन दृष्टिकोण का प्रतिपादन कर रहा है, उसे समझना है। जैसे पेंशन का नियमन या सेबी के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज या प्रतिभूति बाजार का विनियमन करना, इस तरह से जो विभिन्न विनियामक बोर्ड हैं, उनके शासन और प्रशासन में उनकी क्या भूमिका है, उनकी क्या सीमाएं हैं, उनका क्या महत्व है, इसे समझने का प्रयास करना है। और साथ ही साथ यद्यपि यह एक परंपरागत दृष्टिकोण है, लेकिन फिर भी यह किसी भी देश के शासन और प्रशासन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि भारत में कानून और व्यवस्था के प्रशासन से संबंधित केंद्रीय व राज्य एजेंसियां किस प्रकार से काम करती हैं, उनकी क्या भूमिका है, उनकी क्या सीमाएं हैं, इस संबंध में हम लोग बातचीत करेंगे। साथ ही साथ सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, अर्थात जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, जब हम सिटीजन चार्टर की बात करते हैं, जब हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं, तो उस संदर्भ में प्रशासन को सिटीजन सेंट्रिक, अर्थात सिटीजन सेंट्रिक कहें या सिटीजन फ्रेंडली कहें, उस प्रशासन की दिशा में ले जाता है जिस प्रशासन के आधार पर, जिस अभिशासन के आधार पर हम नागरिकों की अधिकतम भागीदारी को प्राप्त कर सकते हैं, नागरिकों की समस्याओं के बेहतर समाधान के दृष्टिकोण को विकसित कर सकते हैं और प्रशासन में नागरिकों को मित्र के रूप में स्थापित कर, सहभागी के रूप में स्थापित कर, हम जनता के विकास के विभिन्न आयामों को खोल सकते हैं। ई गवर्नेंस, इसी प्रकार से ई गवर्नेंस या सूचना का अधिकार या राइट टू सर्विस एक्ट किस प्रकार से गुड गवर्नेंस के एक साधन के रूप में या सुशासन के एक साधन के रूप में प्रशासनिक व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदायक के रूप में, सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म के रूप में स्थापित कर रहा है, इस बात को यहां पर समझने का प्रयास हम कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने कहा ही था, ई गवर्नेंस के साथ सेवा का अधिकार, सूचना का अधिकार, समाधान योजना, बजटीय सुधार, उपभोक्ता संरक्षण इत्यादि से संबंधित तमाम मुद्दों को आप गुड गवर्नेंस के ही साधन के रूप में, उपकरण के रूप में विश्लेषित कर सकते हैं। इसी में इसी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण डायमेंशन सिटीजन चार्टर भी है, उसको भी समझने का प्रयास करना है। इसके साथ एथिक्स का जो पेपर है, उसमें प्रशासन में सत्यनिष्ठा का विकास कैसे किया जा सकता है, सत्यनिष्ठा से संबंधित जैसे भ्रष्टाचार का निवारण, कदाचारों की रोकथाम इत्यादि से संबंधित क्या उपाय प्रशासन में किए जा सकते हैं, प्रशासन को कैसे एक आदर्श प्रशासन के रूप में विकसित किया जा सकता है, इस संदर्भ में सत्यनिष्ठा एक इंपॉर्टेंट डायमेंशंस के रूप में भारतीय प्रशासन में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक समस्या के रूप में भी है और एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक दृष्टिकोण के रूप में भी है। यह एक महत्वपूर्ण चुनौती भी है जिसके माध्यम से हम प्रशासन को अधिक से अधिक कार्यकुशल बना पाएंगे और अधिक से अधिक हम नागरिक केंद्रित भी बना पाएंगे और नागरिक मित्र के रूप में भी इसे स्थापित कर सकते हैं। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ विशेष में राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक संदर्भ को समझना है, उत्तराखंड की ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि को समझना है, राज्य की राजनीतिक एवं प्रशासनिक संस्कृति को समझना है, अर्थात भारत की जो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत आपको उत्तराखंड राज्य के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीति के विभिन्न आयामों को, विभिन्न पहलुओं को शामिल करना है और एक ऐसे प्रशासनिक दृष्टिकोण का विकास करना है जिससे कि उत्तराखंड की समस्याओं के विशेष संदर्भ में, चुनौतियों के विशेष संदर्भ में हम अपनी दृष्टि का विकास कर सके। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत दलीय राजनीति है, गठबंधन सरकारें हैं या क्षेत्रीय दलों की भूमिका है, दबाव समूहों की भूमिका है,
प्रशासनिक प्रणाली के अंतर्गत राज्य सरकार की संरचना क्या है, मंत्रिमंडल और विभाग क्या है, प्रशासनिक अभिकरण क्या है, जिला से लेकर स्थानीय स्तर तक प्रशासन की क्या व्यवस्था है, राज्य में लोक सेवाओं की संरचना क्या है, उसकी समस्याएं क्या हैं, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसमें सुधार की क्या योजना आप प्रस्तावित कर सकते हैं। इस प्रकार की दृष्टि का विकास किए बिना आप विशेषकर राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि भारतीय राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली के साथ साथ उस राज्य के संदर्भ विशेष में भी आपको अपने विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। इसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य में जो लोकायुक्त है या राज्य सतर्कता अभिकरण है, उत्तराखंड में जो पंचायती राज और नगरीय प्रशासन की विशेष संरचना है, उत्तराखंड की जो समाज कल्याण योजनाएं हैं, उसको समझने का प्रयास करना है। संक्षेप में मैं आप सभी छात्रों को सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण आयामों को पढ़ते हुए आपको उत्तराखंड राज्य के विशेष संदर्भ में विभिन्न प्रकार की राजनीतिक प्रशासनिक समस्याओं को, संरचनाओं को, प्रक्रियाओं को समझना है, उसका विश्लेषण करना है और अपनी एक विशेष दृष्टि का विकास करना है, ताकि मुख्य परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक आप यह सिद्ध कर सकें कि उत्तराखंड राज्य की चुनौतियों के संदर्भ में आप एक बेहतर प्रशासक सिद्ध हो सकते हैं। आपके पास वह विजनरी आईज है, अंडरस्टैंडिंग है और माइंड है, जिसके माध्यम से आप अपना एक ठोस दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सभी अभ्यर्थियों को जो उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत ढेर सारा आशीर्वाद देता हूं, ढेर सारा प्यार, स्नेह और सम्मान देता हूं, ताकि जल्द से जल्द आप प्रतियोगिता परीक्षा में न सिर्फ सफल हो सकें, बल्कि इस प्रकार के विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को विकसित करते हुए आप टॉप रैंक तक अर्जित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।